हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कौर भारती आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स फॉर ऑल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के जनवरी अटेम्प्ट में जो 25 जनवरी शिफ्ट 2 के एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम इसका जो फिजिक्स का पेपर था उसको करने वाले हैं डिटेल में डिस्कस। बट आगे बढ़ने से पहले हम इस पेपर की जो है एक कंसाइज जो है कर लेते हैं एनालिसिस। तो हम बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। तो जो फिजिक्स का पेपर था वो एक्चुअली बच्चे बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली, और जो हम पेपर हमने देखा उसके अकॉर्डिंग भी कहानी क्या है, बच्चों की मेमोरी बेस के अकॉर्डिंग पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट साइड है। और बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का पेपर भी क्या है, इजी टू मॉडरेट साइड ही है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, सीधा फॉर्मूला का ये आंसर पाइए। और अगर बात करें मैथ में, तो मैथ में पेपर थोड़ा सा क्या है, लेंदी रहा है, थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ी है बच्चों को। और अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर जो है बच्चों वो क्या है, इजी टू मॉडरेट साइड रहा है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम बढ़ते हैं अपने क्या फिजिक्स के पेपर के डिस्कशन की तरफ, सीधा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। तो हम बात करने वाले हैं 25 जनवरी शिफ्ट 2 के एग्जाम के बारे में। इसका फिजिक्स का पेपर कर रहे हैं डिस्कस। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। हमारा पहला क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट हाइट h re फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज टू re फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या बोल रहा है इस केस में, देखिए कि भैया एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, यार तो ऊपर कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ रखी है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट हाइट re फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखी हुआ वो रखी है, देखिए क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है इसकी मास कितनी m है, वो अर्थ के सरफेस से कहां पर है, re हाइट पर है। अर्थ के सरफेस ये हाइट कितनी होगी re, और ये भी होगी re। तो इस समय ये कहां पर है, इस पॉइंट A पर। बाद में क्या करते हैं, इसको कहां से कहां ले जाते हैं, सच दैट इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, 2re कर देते हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहां पर रहा, इसके बाद ये तो हमारा re है, और यहां से क्या हो जाएगा भैया, इस केस में टोटल डिस्टेंस यहां से क्या होती है 2re। तो हम बात करें ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, पॉइंट B मान लेते हैं। तो जब m मास की बॉडी है, कहां से कहां जाती है, पॉइंट A से पॉइंट B पे चली जाती है। तो हमसे पूछ रहा है, बताइए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम देखते हैं भाई G_m_E_m/r होती है। तो अर्थ का मास कितना m है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाए कितनी आएगी, -G/m_E_m डिवाइड बाई r। r कितना है यहाँ पर, अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी होगी, स्मॉल ये r + r 2r, क्या बन जाएगा 2re, है ना। और re फाइनल पोटेंशियल लिखी जाएगी कितनी बेटा, -G_m_E_m, और अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी है, ये रहा 2re, ये रहा re, कितना बन जाएगा 3re। तो अगर हमसे पूछ रहा है इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या आएगा भाई, इन दोनों में चेंज निकालना है, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल कर देते हैं। कितना आएगा देखिए बेटा, सीधा लिखते हैं यहाँ पर, आएगा हमारा जो आएगा वैल्यू कितनी आएगी, u फाइनल डेल्टा u क्या बनेगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल कितनी है हमारी, वो है -G_m_E_m डिवाइड बाय कितनी है 3re, और माइनस इनिशियल कितनी है, -G_m_E_m/2re कर देते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस हमारा, तो कितना आ जाएगा G_m_E_m/re करते हैं बाहर, क्या बनेगा 1/2 - 1/3, ये बन जाएगा 1/6। तो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल जाएगा G_m_E_m/6re बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं इधर, देखो कितना बनेगा, तो ऊपर खसा देते थोड़ा। तो जो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल कितना आ गया बेटा हमारा, वो आ गया डेल्टा u G_m_E_m/6re, और re से करते हैं मल्टीप्लाई, re से डिवाइड। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्मॉल g, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल डेल्टा u कितना बन जाएगा, m × g × re डिवाइड बाई 6। तो ये हमारी क्या बन जाएगी वैल्यू। कुछ नहीं था, हमको क्या करना था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखनी थी। एक बार अर्थ के सेंटर से 2re हाइट पर, इसके बाद में क्या लिखनी थी कहाँ पर, अर्थ के सेंटर से 3re हाइट पर। तो 1/6 G_m_E_m/re जो होगा यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर, देखिए, if the circuit shown in the figure the current in ampere through the 4 ohm resistor। अच्छा, ये मैं सर्किट रखा है, हमसे पूछ रहा है इसमें 4 ohm के थ्रू कितनी करंट जाएगी, कनेक्टेड अक्रॉस A and B, जो कि हमने यहाँ पे लगा रखा है बैटरी में। इसमें कितनी करंट है, 1/n एम्पियर है। हमसे पूछ रहा है n की वैल्यू बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर इस 4 ohm के क्रॉस निकालना है, कितने होगी हमारी करंट निकालनी है। तो बड़ा ये एक बहुत ही तरह का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो हम क्या करते हैं एक्चुअली अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में पढ़ते हैं, और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए बेटा देखते हैं। तो
इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक आसान सा तरीका, एकदम सिंपल तरीका, उसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बहुत ही आसान से। देखिए तो भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे बैटरी जुड़ी है, इसको मान लेते हैं इस वाले पॉइंट कितना पोटेंशियल है, 0, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है तो ये भी 0, तो ये भी कितना होगा 0। ये 0 है तो यहाँ कितना पोटेंशियल आएगा बेटा, देखो 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ से यहाँ जाने पर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यहाँ होगा 5 वोल्ट। यहाँ पे कितना होगा भाई, ये 0 पे है, ये कितने पर होगा -8 वोल्ट पे। और यहाँ पे अगर करें इस वाले पॉइंट में किसी का पोटेंशियल में पता नहीं, तो मान लेते हैं x है ना, इसका x तो इसका भी x, इसका x। अब क्या करेंगे भाई, इससे करंट जा रही है यहाँ पर I1, इससे करंट जा रही है I2, इससे करंट जा रही है I3। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस केस में, तो इस पॉइंट x से जो नेट करंट जाएगी, किरचॉफ करंट लॉस कितनी होगी, सबका समेशन 0 होगा। तो I1 + I2 + I3 कितना आएगा हमारा 0। I1 क्या है देखिए बेटा, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा x, और जब x मिल जाएगा तो हमें 4 ओम के अक्रॉस क्या पता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई x - 0/R कर देंगे तो हमको वही करंट होगी इसमें 4 एम्पियर में, ये हमें करना है। ठीक है, क्या बनेगा देखिए, क्या बनेगा ये x - 5 / 3 प्लस कितना बनेगा x - 8 डिवाइड बाई कितना है बेटा हमारा ये 4, और ये कितना है हमारा x - 0 प्लस x - 0 डिवाइड बाई कितना है 4 इक्वल टू कितना आएगा 0। फटाफट क्या है सबके ले लेते हैं एलसीएम और सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे देखो, मैथ करने थे सिंपल। यहाँ पर क्या बनेगा, हाँ भाई ये बन जाएगा हमारा कितना यहाँ 4 मल्टीप्लाई को कितना बनेगा, ये 4x - 5 है ना, प्लस ये यहाँ पे क्या होगा, इधर 3 मल्टीप्लाई कितना बनेगा ये ऑफ 3x + 8 प्लस ये कितना बन जाएगा हमारा 3x है ना, डिवाइड नीचे आएगा 12 बराबर कितना देगा 0। सिंपल। क्या बनेगा देखिए बेटा कितना भैया, ये बन गया 4 3 7 और 3 10 10x, और ये हमारा कितना बन गया, आई थिंक ये बन गया -20 + 24 इक्वल टू 0। ये बन गया, यहाँ से x हमें कितना मिल जाएगा 10x + 4 इक्वल टू 0। x कितना आ गया हमारा -0.4, x आ गया हमारा -0.4। माइनस का मतलब क्या है, x माइनस का मतलब क्या है, ये इसका पोटेंशियल कितना -0.4 वोल्ट है। ये इस वाले पॉइंट जो हमारे 0 वाला पॉइंट है, इसके कंपेरेटिवली क्या है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कहानी, तो देखिए कितनी करंट है, हमें करंट निकालनी है, तो लिखते हैं करंट यहाँ पे कितनी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। हाँ भाई हमें करंट निकालनी है, करंट कितना है देखिए लिखते हैं। तो I की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, I करंट थ्रू द 4 ओम कितना बनेगा, याद आएगा x - 0 है ना, x - 0 डिवाइड बाई 4। तो x कितना है भाई, x है हमारा -0.4 -0 डिवाइड बाई कितनी आ जाएगी 4, तो कितनी आएगी -1/10। तो माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि हमने करंट की डायरेक्शन मानी है उल्टी मानी है, करंट क्या करेगी इधर फ्लो करेगी। तो माइनस साइंस में हमको नहीं जाना है ना। तो इस केस में कहानी क्या, माइनस बता रहा है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी है वो रिवर्स मानी है, करंट जो है इधर फ्लो करेगी इधर फ्लो करेगी। तो करंट कितनी आ रही है इसके थ्रू 1/10 एम्पियर। हमसे क्या बोला था 1/n, तो n की वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएगी बेटा, n इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा है ना। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू 2t² एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है भगवान। ये तो क्या है, काइनेमेटिक्स के क्वेश्शन बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। ठीक है, तो हमें निकालना है वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे बताओ। हाँ भाई x दे रखा है, x इक्वल टू कितना है 2t² है, इसे करो डिफरेंशिएट तो वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू dx/dt कितना बन जाएगा ये 4t। और कब पूछा है वेलोसिटी भाई, टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो t इक्वल टू 2 डाल दो यहाँ पर। तो एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी क्या आ जाएगी भाई यहाँ पर, v जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 2 डालो यहाँ पर, 8 बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा हमारा 8 मीटर पर सेकंड। सिंपल है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the charge of 10 microcoulomb is placed at origin, where should a charge of 40 microcoulomb should be placed on x-axis such that the electric field is 0 at x equal to 2। ओके भाई ये भी मतलब क्या है, कैसा क्वेश्चन है, एकदम इजी टाइप क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन किया है जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे इस तरह क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये है ओरिजिन पे हमारा क्या है, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, उसको मैं बोलता हूँ Q है ना। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4Q, क्योंकि वैल्यू का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना मैथ आसान करने के लिए। तो भाई Q चार्ज कहाँ रखा है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, और हम 4Q चार्ज को कहाँ रखे, हमसे बोल रहा है 4Q चार्ज को मतलब 40 कूलम चार्ज को मान लेते हैं यहाँ के रखते हैं, जिसकी वजह से है ना कहीं d दूरी पर रखते हैं, मान लेते हैं ना d दूरी पर। तो ये दूरी हमारी कितनी है, d है
है ना, डी पर रखते हैं सच दैट कि भाई इसकी वजह से कहाँ पोटेंशियल जीरो हो रहा है, इसकी वजह से पोटेंशियल जीरो हो रहा है कहाँ पर बेटा, पोटेंशियल जीरो हो रहा है x इक्वल टू 2 पर, ये हमारा कितना है x इक्वल टू 2 पर पोटेंशियल जीरो हो रहा है, सॉरी पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस क्यू चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी E1 और इस 4 की वजह से किधर आएगी पीछे की तरफ E2 सच दैट E1 इक्वल टू E2 आएगा। तो भाई ये दूरी हमारी कितनी है, ये दूरी हमारी टोटल दूरी d है, तो ये कितनी होगी, ये दूरी हमारी होगी 2, तो ये कितनी होगी d माइनस 2 बन जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, नेट दोनों को बराबर रहेंगे। तो E1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इस केस में E1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा, E1 इक्वल टू आ जाएगा कितना, E1 इक्वल टू आ जाएगा E2, बस E1 और E2 की वैल्यू पुट करनी। E1 कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, KQ बाई आर का स्क्वायर, तो KQ बाई आर कितना है 2 का स्क्वायर बराबर E2 कितना है हमारा, इस 4Q वाले चार्ज की वजह से K इंटू 4Q बाई दूरी कितनी है D माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। K गया Q गया Q गया, बचा यहाँ 40 रखते तभी भी याद दिखानी है, फर्क नहीं पड़ता। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर आएगा कितना बनेगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर बनेगा 16 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है D माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 16। तो ये जब रूट लेंगे क्या बनेगा, तब रूट लेने में क्या बनेगा 4 इक्वल टू आएगा D माइनस 2, तो D कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर आ जाएगा 6 मीटर, है ना, सब कुछ मीटर में चल रहा है ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ना। तो D कितना आ जाएगा हमारा, या फिर जो इसकी लोकेशन है कितनी आएगी हमारी 6 मीटर आ जाएगी, तो आंसर क्या हमारा 6 मीटर, ठीक है ना, सिंपल है बेटा। चलिए नेक्स्ट, ओके, मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए भाई, ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ विद वेलोसिटी कितना है 8 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, ये एक मेटल रॉड है AB जो किधर मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इफ ए मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 2 टेस्ला एग्जिस्ट इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B करता है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन एग्जिस्ट, इसकी वैल्यू में दे रखी है। तो बताना है इसके एंड के क्रॉस EMF BVL, खत्म नहीं है कि आपने पढ़ा होगा। When the rod is moving perpendicular to the magnetic field, in that condition an EMF will be generated across the end of the rod that will be given by BVL। कितना आएगा EMF BVL। अच्छा, ये भी पता करना है कौन हायर पे कौन लोअर पे। तो भाई समझने के लिए क्या बोलते हैं, अंदर मान लो क्या है पॉजिटिव, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होगा और पॉजिटिव चार्ज भी है। वैसे मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बट समझने के लिए मान लेते हैं कौन मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, जो प्लस Q चार्ज अंदर मूव कर रहा है इसे आगे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करेगा तो उस पर किधर फोर्स लगेगा, QV क्रॉस B, V किधर है आगे की तरफ, फोर्स किधर लगता है QV क्रॉस B लगता है, तो V क्रॉस B, B किधर अंदर, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर भागेगा, मतलब ये वाला एंड क्या होगा हायर पोटेंशियल पे, ये एंड होगा लोअर पोटेंशियल पे। तो हायर पोटेंशियल पे कौन है, A वाला, लोअर पे कौन है नीचे वाला B वाला। तो कितना EMF जनरेट होगा BVL, B की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, B इज गिवन टू अस, V इज गिवन टू अस और L इज गिवन टू अस। कितना आ जाएगा भैया, B कितना है हमारा 2, V कितना है 8, L कितना है 1, कितना आ जाएगा आंसर हमारा 16 वोल्ट। आसान है कि नहीं बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड। चलिए नेक्स्ट, ओके क्या बोला है क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, दिस बिलोंग्स टू एक्चुअली ये जो है मॉडर्न फिजिक्स में हम बात करते हैं, जब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे आता है, वहाँ उसका थोड़ा सा क्या है एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द डायग्राम शोन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट ट्रांजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ABCD between the energy level with energy mentioned among the shown transition। तो यहाँ पे क्या बोला, देखिए यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये अलग अलग जो एनर्जी स्टेट से कर रहा है ट्रांसमिट, है ना। इस एनर्जी स्टेट से कभी आ रहा है A वाली स्टेट की रही है, B वाली ये रही, C वाली ये रही, D वाली ये रही, है ना, अलग अलग ट्रांजिशन दिखाए गए इलेक्ट्रॉन के। तो हमसे बोल रहा है इस केस में among the हाँ भाई among the shown transition which transaction will generate the photon of wavelength 124.1 नैनोमीटर। तो भाई अलग अलग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, क्या है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो किस ट्रांजैक्शन में जो हमारा जो वेवलेंथ आएगी जो जनरेट होगी कितनी होगी, वो 124.1 नैनोमीटर होगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, देखो यहाँ पर ये हमें रखा है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -2.2 पर -5.2 -1.8 और 10। तो भाई हमको SC वैल्यू दे रखी है, तो हम जानते हैं जो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा हायर टू लोअर, तो इन दोनों के जो गैप के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी डिफरेंस होगा उस एनर्जी का फोटोन इमिट होगा, सच दैट वहाँ पे E इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर लेते हैं E इक्वल टू कितना आएगा, E इक्वल टू आएगा HC बाई लैम्डा। तो लैम्डा हमको दे रखा है इस केस में, लैम्डा कितना दे रखा है 124.1 नैनोमीटर और SC वैल्यू दे रखी है, तो कितना आएगा भाई यहाँ पर,
तो भैया अगर इस वेवलेंथ का फोटोन इमिट हो तो एनर्जी डिफरेंस कितना होना चाहिए निकाल लेते हैं, और किस वाले केस में एनर्जी डिफरेंस सेम आ रहा है उसी को चेक कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो HC कितना है हमारा 1241 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। वो कितना लिखा है 124.1 इलेक्ट्रॉन कितना है नैनोमीटर, नैनोमीटर गया, ये गया तो कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस भी ट्रांजैक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस आ रहा होगा वो ही भाई साहब जो हैं उसमें ये वेवलेंथ लिमिट होगी। तो भाई किस में आ रहा है, देखो इसमें तो आ रहा है 2.2 का, इसमें आ रहा है 5.2 का, कोई 0 से जा रहे हैं, इसमें 7.8 का, इसमें 10 का आ रहा है। तो क्या आंसर हमारा टी वाला आंसर बन जाएगा। सिंपल नहीं है क्या, सिंपल था बेटा, बेसिक क्वेश्चन था एकदम। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, a wire with resistance 5 ohm is actually redrawn to increase its length 5 times. What is the final resistance of the wire? ऐसा क्वेश्चन जो क्या है फर्स्ट 24 जो अपना हुआ जनवरी, इसको फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था डिट्टो, और इसके बाद सेकंड शिफ्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। तो क्या बोला, देखिए बेटा ये एक वायर है ना, इसकी जो लेंथ है हमने क्या कर दिया है, मान लेते हैं लेंथ L है और जो इसका एरिया ऑफ रोटेशन A है। अगर हम क्या करते हैं इसकी लेंथ को n टाइम्स कर देते हैं, है ना, लेट्स कॉल इसका n टाइम कर दिया, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, जो एरिया होता है A डैश, टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो मैं एक बार चेक कर लेते हैं भाई, अगर n टाइम करते हैं तब कितना आता है, तो 5 टाइम करने पर जो है उतना ही हो जाएगा, वैसे तो n स्क्वायर टाइम हो जाता है रेजिस्टेंस, फिर भी एक बार देख लेते हैं 2 मिनट लगेगा। तो भाई इस केस में क्या है, टोटल वॉल्यूम सेम रहेगा, तो कितना आएगा n इंटू L इंटू A डैश, L से L उड़ गया तो एरिया कितना बनेगा A डैश आएगा A बाई N। तो अब जो हम लिखे यहाँ पर पहले क्या रेजिस्टेंस था रो L बाई A, बाद में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा R डैश इक्वल टू कितना आएगा रो L कितना है NL डिवाइड बाई एरिया कितना है A बाई N, तो N ऊपर जाएगा, कितना बन गया N स्क्वायर रो L बाई A, ये क्या लिखा है R लिखा है नहीं है क्या। तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा R डैश, वो कितना हो जाएगा N स्क्वायर टाइम्स ऑफ R हो जाएगा नहीं है क्या। तो पहले हमने क्या देखो, पहले जो रेजिस्टेंस था वो कितना था 5 ओम, हमने कितने टाइम्स उसकी लेंथ को बढ़ा दिया है 5 गुना बढ़ा दिया, तो n इक्वल टू 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा। तो अब जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 125 ओम नहीं है क्या। आंसर क्या हमारा सी। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो बार बार आ रहे, तो जो आगे के बच्चे हैं, जो आगे के शिफ्ट के बच्चे हैं, इस तरह क्वेश्चन को देख के जाएं एक बार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, क्या बोले देखिए यहाँ पर 2 स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर आर कैरिंग करंट एज शोन। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 स्ट्रेट वायर है, एक वायर A है, वायर 1 मान लो, वायर 2 है, 2 स्ट्रेट वायर है, इसमें एक में 8 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, दूसरे में क्या है 6 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है। और हमसे क्या बोल रहा है एज शोन फिगर P इज एन इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम द वायर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड P। तो यहाँ पर जो P है वो क्या है, दोनों वायर से इक्वल डिस्टेंस पे बराबर दूरी पर है, मतलब ये 7/2 पर है ना। तो हमसे बोल रहा है बताओ भाई इस केस में कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो भैया ये भी तो आसान क्वेश्चन है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस तरह क्वेश्चन आपने क्यों क्लास में, हमने क्लास में करते हैं इस क्वेश्चन कैसे करते हैं यहाँ पर। तो इस वाले वायर की वजह से निकालने मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और भाई इस वाले वायर की वजह से वायर को पकड़ लो, किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा। तो दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा। तो अगर लिखते हैं हम, तो वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना बनेगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, सॉरी क्या बनेगा यहाँ पर, ये म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई। करंट को लेते हैं I1, दूरी कितनी है भाई, इसको D मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, D कितना है 7/2, तो ये भी D हो जाएगा, मिनट बाई 2 पाई I बाई D। इसकी वजह से किधर है मैग्नेटिक फील्ड, हमने पढ़ा क्लास में नीचे की तरफ, और इसकी वजह से कितना आएगा B2 भी कितना आएगा भैया, B2 आएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई I2 बाई D। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो कितना बनेगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, भाई दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, I1 प्लस I2 डिवाइड बाई D है कि नहीं है। चलिए इधर करते हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर लिखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड B कितना आ जाएगा, B की वैल्यू B आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, I1 और I2 जुड़ जाएंगे, कितना बन जाएगा भैया हमारे यहाँ पर, ये बन जाएगा 14 है ना। D कितना है भैया हमारा 7/2 है, तो 7/2 है ना, ऊपर ले आओ बाई 2 लिखा ना ऐसे, इंटू 10 टू पावर -2 मैथ कर रहे हैं, ठीक है भैया मैथ कर रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट कितना आएगा भैया, म्यू नॉट कर लीजिए 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 डिवाइड बाई 2 पाई, -7 लिखा है डिवाइड बाई 2 पाई, और ये जाएगा कितने, देखो यहाँ से उड़ेगा तो ये बनेगा हमारा 2, और ये 2 भी ऊपर जाएगा तो बनेगा इंटू 4 है ना। और मैथ है सिंपल, इंटू 10 टू पावर -2 लिखा हुआ है, क्या बन जाएगा ये 2 पाई से 2 पाई गया, ये भी कितना बन जाएगा यहाँ पर 4 2 8,
तो 8 इंटू 10⁻⁵ जो है टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। सिंपल मैथमेटिक्स थी, कुछ नहीं करना था भाई, दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। इसके बाद I1 I2 की वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू पुट करो, सिंपल काम खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर? आगरा। आगरा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइसोकोरिक प्रोसेस ऑफ ए डायटोमिक गैस इफ इट हैज एडिशनल वाइब्रेशनल मोड ऑल्सो। तो हमसे पहले बोल रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या है? हमसे पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सी पूछ रहा है? CV, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है। स्पेसिफिक हीट CV पूछ रहा है हमसे, किसका? डायटोमिक गैस का। हमसे पूछ रहा है डायटोमिक गैस का CV क्या होता है। तो हम जानते हैं, अगर हम वाइब्रेशनल मोड को हाई टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं तो CV क्या होता है? अगर हम बात करते हैं डायटोमिक गैस की लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे ट्रांसलेशन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कितनी होती है भैया? ट्रांसलेशन की होती है हमारी 3 और रोटेशन की कितनी होती है हमारी? 2 होती हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई CV क्या होता है? CV होता है हमारा FR/2 होता है। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, नहीं है क्या? अब अगर रोटेशनल भी पिक्चर में ले लिया तो हमने सॉरी रोटेशन कह रहा हूँ, वाइब्रेशन भी पिक्चर में ले लिया तो अगर क्या है हाई टेम्परेचर पे क्या होगा भाई? यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है समझाने के लिए बनाया कि स्प्रिंग नहीं है एक्चुअली ना, ये एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होगा? ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है हाई टेम्परेचर पर, यहाँ पर क्या एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वाइब्रेशन की वजह से, प्लस एक वाइब्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में एक इंटर अटोमिक फोर्सेस लगेंगे ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेंगे, एटॉमिक इंटर अटोमिक लगेंगे क्योंकि एटम है ना, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के इसमें क्या लगेंगे? इंटर अटोमिक फोर्सेस लगेंगे। इस वजह से क्या आएगी? एक आएगी वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक आएगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कहानी क्या बन जाएगी इस केस में? तो अब यहाँ पर वाइब्रेशन की भी कितनी आ जाएंगी भैया? वाइब्रेशन की आ जाएंगी कितनी? 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी हमारे यहाँ पर? 7। तो CV कितना बनेगा हमारा? 7R/2। हमारे क्या बनेगा इस केस में? 7R/2। सिंपल था बेटा, है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट। Two particles are thrown at an angle alpha and beta with the horizontal. If alpha plus beta is equal to 90, then the ratio of range of two projectile on the horizontal plane is 1:1। खत्म भाई। आप जानते हो इसमें क्या है भाई? एक का एंगल अल्फा तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा, एंगल फेंका है तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। हम जानते हैं अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा पे फेंको या 90 माइनस थीटा पे फेंको, रेंज सेम आती है ना। तो अल्फा पे फेंकोगे तो भैया जो रेंज आएगी अल्फा पे फेंकने पर कितनी आती है? R इज इक्वल टू आएगी U²/G sin 2 अल्फा। और 90 माइनस अल्फा पे फेंकोगे तब भी रेंज सेम तो आती है, पता है अपन को भाई। अल्फा पे फेंको या थीटा पे फेंको या 90 माइनस थीटा पर, रेंज क्या आएगी? U²/G साइन ऑफ 290 माइनस अल्फा। कितना आ जाएगा? साइन 180 माइनस 2 अल्फा। साइन 180 माइनस 2 अल्फा कितना होता है? साइन 2 अल्फा। तो कितना बनेगा हमारा? U²/G साइन 2 अल्फा, नहीं है क्या? तो रेंज क्या आ जाएगी? सेम। तो R/R' क्या आ जाएगा हमारा? 1:1 आ जाएगा, है ना, 1:1। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट। ओके क्या बोला है? फॉर ए, है ना, क्या बोला है इस केस में? देखिए फॉर ए LCR सीरीज सर्किट, एक्सएल हमें रखा है, हमें रखा है LCR सर्किट दे रखा है। एक्सएल की वैल्यू जो है ना वो कितना है? 130 ओम और XC कितना है? 80 ओम। R हमें रखा है 80 ओम। ठीक है ना भैया? हमें से पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, है ना। पावर फैक्टर क्या होता है? cos phi R/Z। तो हमारा जो पावर फैक्टर होता है, बात करें उसके बारे में तो ये लिखते हैं ना, पावर फैक्टर जो हमारा आता है कितना आता है? cos phi इज इक्वल टू कितना आता है? R/Z। तो हमें यहाँ पे Z निकालना पड़ेगा भाई क्योंकि LCR सर्किट है। तो इसका Z क्या बनेगा? देखिए इसका जो Z आएगा, देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा इधर की तरफ R हो गया, इधर XL हो गया और ऊपर क्या हो गया? XC नीचे, है ना। तो हमारे इस केस में कहानी क्या बन जाएगी? देखिए यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा XL माइनस XC, नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पर इधर आ जाएगा R। तो Z क्या बनेगा हमारा इस केस में? Z जो आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा Z, है ना, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो लिखें यहाँ पे तो cos phi पावर फैक्टर क्या बनेगा? R/Z XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। हाँ भाई, तो बस वैल्यू पुट करनी है। देखते हैं भाई कहानी क्या है इस केस में। R की वैल्यू में कितनी रखी है? R इक्वल टू हमारा कितना बेटा? 80 ओम। तो आ गया 80। नीचे क्या लिखा हुआ है? XL माइनस XC कितना बनेगा? 50 आ जाएगा। तो रूट के अंदर 50 का स्क्वायर भैया प्लस R का स्क्वायर। तो जो हमारा पावर फैक्टर है कितना हो जाएगा इस केस में? हमारा आ जाएगा इस केस में R/Z। तो क्या आएगा? 80 डिवाइड बाई रूट के अंदर 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर आ जाएगा। तो सॉल्व करें तो यहाँ कितना वैल्यू बताएगी? यहाँ देखिए ये भाई 80 है और नीचे देखो ये 10 ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ये नीचे जब ये क्या आएगा? 10 का स्क्वायर, रूट लोगो तो 10 बाहर हो जाएगा। तो ये सब ये 0 सब उड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा? 8 ऊपर बचेगा, नीचे क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर 25 और 64 कितना होता है? 89 रूट 89। तो cos phi कितना बनेगा? 8/√89, जो कि हमारा क्या है यहाँ पर पावर फैक्टर है। तो आंसर क्या बनेगा इस केस में?
8/2/9। सिंपल क्वेश्चन है ना बेटा। चलिए पावर फैक्टर निकाला था, cos इक्वल टू r बाई जेड, r की लिखी, z की लिखी, काम खत्म। इसके बाद खत्म हो गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोला है देखिए, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड a स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 एंड रीचेज एट x इक्वल टू a/2 in 2 सेकेंड। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू गो फ्रॉम a/2 टू a। अरे भाई मतलब जिस बार तो क्या है, मतलब एनटीए ने फिजिक्स का एकदम ही लेवल एकदम ही डाउन कर दिया है। ये वो क्वेश्चन है जो आप ऐसे जब करना शुरू करते हो तो हम जब पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, फेजर, तो सबसे पहले क्वेश्चन नहीं कराते हैं, सबसे पहले कुछ नहीं होता है ना। पहले के बाद ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। देखिए कहानी क्या है। हाँ भाई कहानी क्या है, देखिए हमसे क्या बोल रहा है, इस केस में एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना। ये पार्टिकल है ऐसे, यहाँ पे क्या x इक्वल टू 0 हमारा ये रहा, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है भाई, यहाँ पर a है। तो 0 से लेकर a/2 तक का हमको टाइम दे रखा है। हमसे बोल रहा है भाई जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यहाँ से आ जाएगा, फिर लौट के वापस आएगा, फिर ऐसे मूव कर रहा है। तो 0 से लेकर जब a/2 तक जाएगा तो जाने में टाइम दे रखा है, फिर a/2 से a का टाइम बताना है। तो उसको फेजर से हम कर सकते हैं, दो में खट से दो, कैसे करेंगे तरीका सुनिए। तो देखिए भाई बनाते हैं इसका फेजर, क्या बनेगा देखिए। तो अगर देखा जाए इस केस में, तो भाई ये जो है ये बना है यहाँ पे इसका फेजर डायग्राम। जब ये पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, हम जानते हैं इस केस में अगर यहाँ पर कोई क्या है एग्जाम्पल के लिए जो फेजर मूव करता है तो उसका जो टिप होता है वो क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है ना। तो जितने टाइम में जो है फेजर जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, उतने टाइम में जो इसका प्रोजेक्शन है कहाँ पर, इसका जो प्रोजेक्शन है वो इस लाइन पे क्या है, 0 से लेस कॉल a/2 तक पहुंच जाता है, 0 से लेकर a/2 तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो भाई ये 0 से लेकर a/2 ऐसे मूव करेगा ना, ये सिंपल हार्मोनिक ऐसे करेगा, यहाँ ऊपर जाएगा, फिर लौट के नीचे आएगा, फिर ऐसे इधर आएगा, ऐसे आएगा। तो भाई 0 से लेकर a/2 तक पहुँच जाएगा। तो उस केस में जो यहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, वो कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँच जाएगा। सच दैट ये दूरी कितनी, a/2। तो हम एक काम करते हैं भाई, यहाँ से निकाल लेते हैं थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा देखो भाई, जिससे हम क्या निकाल सकें टाइम। थीटा कितना आएगा देखिए, इस केस में अगर थीटा की बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना हमारा a डिवाइड बाई a। तो कितना 1/2, तो थीटा कितना आएगा π/6 30 डिग्री। तो टाइम कितना लगेगा, थीटा बाई ओमेगा π/6 ओमेगा। तो जो कि हमें कितना दे रखा है 2 सेकेंड। तो जब ये पार्टिकल मूव करता हुआ क्या होगा, लेट्स कॉल ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा, सच दैट कि इसका जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ से कहाँ जाए, 0 से a/2। तो इस केस में कहानी क्या होगी बेटा, वो टाइम कितना है हमारा π/6 ओमेगा, जो कि हमारा 2 सेकंड के बराबर है। अब हमसे बोल रहा है क्या, हमसे बोल रहा है कि बताओ भाई a/2 से लेकर a तक जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम बताना है। तो a/2 से कब पहुंचेगा, जब ये जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उसका जो जब वो क्या होगा, लेट्स कॉल नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंच जाएगा। उस समय जो इसका प्रोजेक्शन है वो a/2 से a पर पहुंच जाएगा। तो भाई जब ये सर्कुलर पाथ कवर हो जाएगा तो ये पाथ में कितना टाइम लगेगा, इस पाथ को कवर करने के लिए हमें कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, ये वाला एंगल, ये वाला हमारा कितना है भाई, ये एंगल जो है हमारा वो है कितना है बेटा 30 डिग्री है। ये एंगल कितना होगा हमारा, ये एंगल होगा हमारा 60 डिग्री π/3। तो टाइम कितना आ जाएगा भाई, अगर टाइम निकालना है तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया भाई, इस केस में π/3 आ गया। तो टाइम t' अगर लिखें तो t' कितना आएगा, t' की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, t' की वैल्यू हमारी आ जाएगी π/3 एंगल कवर करना है तो थीटा बाई ओमेगा π/3 ओमेगा। तो π/3 ओमेगा ये टाइम आएगा। π/6 ओमेगा कितना है 2 सेकेंड, तो उसका डबल हो गया है, तो है ना, π/3 में उसका डबल होता है ना π/6 ओमेगा का। तो कितना टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड, नहीं है क्या। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में 4 सेकेंड, सिंपल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन था। ओके क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हमसे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ए डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर आर रोटेटेड एज शोन इन द फिगर। ये डिस्क हमें रखी है और एक सॉलिड स्फीयर हमें रखा है, दे आर रोटेटिंग, है ना। इफ मास ऑफ डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर आर 4 kg एंड 5 kg रिस्पेक्टिवली, है ना। हमको इनके मास दे रखे हैं। तो पूछ रहा है भाई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट और जो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट, इनका निकालना है रेशियो। तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते, रेशियो क्या दिक्कत है। देखो भाई यहाँ तक करते हैं, ध्यान देना इनका मास अलग अलग है ना। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो भाई अगर इस वाले एक्सिस के अबाउट लिखते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग कलर से लिखता हूँ, I1 मतलब आई डी फॉर डिस्क, एस फॉर सॉलिड स्फीयर। तो आई डी क्या बन जाएगा भाई, ये एक्सिस के इसके प्लेन में, तो इसके अबाउट कितना आएगा, तो इसके अबाउट आएगा हमारा mr²/2। तो इसके अबाउट कितना आएगा mr²/4 आता है, हमको पता है। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर आई डी मतलब इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये वाली एक्सिस जो हमारी ये वाली एक्सिस है, इसके अबाउट कितना आएगा mr²/4 प्लस शिफ्ट मार दो, है ना, ICM प्लस MD स्क्वायर, है ना। तो MR स्क्वायर
m कितना है इसका, m1 मान लेते हैं ना, इसका मास कितना मान लेते हैं, m1, है ना, क्योंकि इसका मास तो क्या है भैया, दोनों का मास अलग रहेगा ना, इसका मास m1 मान लेते हैं, m1 इसका मास है, इसका मास क्या है m2, नंबर आखिरी में रखेंगे। तो m1 इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है भैया 4 आ जाएगा, इस वाले एक्सिस के अबाउट, प्लस शिफ्ट मार दो, प्लस m1 इंटू दूरी कितनी है r का स्क्वायर, नहीं है क्या, ICM प्लस MD स्क्वायर, है ना। तो मोमेंट इनर्शिया हमारा कितना आ गया इस केस में, जो मोमेंट इनर्शिया आ गया है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ID इज इक्वल टू कितना है हमारा, दैट इज 5/4 m1 इंटू आर का स्क्वायर, ये आ गया हमारा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट आ गया। अब हम बात करते हैं किधर, इस स्फीयर की बात करते तो ये भाई 2/5 होता है इसके अबाउट, शिफ्ट मार दो 7/5 आ जाएगा, है ना, तो कितना जाएगा 7/5। तो अगर हम बात करें सीधा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट कितना आएगा 7/5, मास कितना है m2 इंटू आर का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सिंपली डिवाइड मार देना है, काम खत्म। तो ये देखो कहानी क्या है, ये करते हैं डिवाइड यहाँ पर इसको, तो कितना बन जाएगा हमारा जो आएगा ID/IS, है ना, अलग कर लेते हैं, हाँ भाई ID/IS कितना बनेगा, ये लिखा है 5/4 m1 इंटू आर का स्क्वायर, है ना, नीचे क्या लिखा है 7/5 ऊपर जाएगा ना, तो लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 7/5 m2 इंटू आर का स्क्वायर, आर से आर गया, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा 25/28 m1/m2, और m1 कितना है हमारा, m1 जो है वो कितना था 4 kg, m1 को दे रखा है ना, m1 कितना है भैया 4 kg, और m2 कितना है 5 kg, दोनों का मास अलग अलग है भैया, ठीक है, ध्यान देना, है ना, अदरवाइज क्या आंसर कर देगा, कितना बनेगा 25/28 इंटू 4/5, तो इससे उड़ेगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा 7, यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो 5/7 इज द करेक्ट आंसर, है ना, 5/7 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था, कुछ करना बना था, मैथ थी, सिंपल थी ना, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे भाई ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है JEE मेन में बहुत ज़्यादा। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोला, ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द रफ इंक्लाइन विद एंगल 45 डिग्री। तो ये हमें इंक्लाइन सरफेस दे रखा है, यहाँ पर हमको ये एक इंक्लाइन सरफेस दे रखा है जिसका एंगल कितना है 45 डिग्री है हमको, दैट इज 45 डिग्री ऐसे रखा है, ठीक है, ये एंगल हमारा क्या है 45 डिग्री पे एक रखा है ब्लॉक, और इस पर हम एक बार F फोर्स लगा रहे हैं, एक F फोर्स लगा रहे हैं, और वो F फोर्स कैसा है ऐसा है, क्या बोल रहा है देखो, हाँ भाई, ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन विद 45 डिग्री इंक्लिनेशन, इफ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन, ऊपर की तरफ ब्लॉक को मूव कराने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए F, है ना, वो जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट स्लाइडिंग होना चाहिए यहाँ पे ना, टू प्रिवेंट होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए प्रिवेंट, है ना, ये लिखा नहीं सही से, प्रिवेंट होना चाहिए ना, प्रिवेंट स्लाइडिंग, टू प्रिवेंट स्लाइड द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन। तो कहानी क्या है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। तो देखो कैसे करेंगे भाई, अगर इस केस में बात करें तो भाई, जब सिंपल सी कहानी है भाई, एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जब ये ऊपर की तरफ भागने वाला होगा तो इस केस में कहानी क्या होगी भाई, देखो यहाँ पे तो पहले लगेगा, इधर लगेगा mg sin थीटा, mg लगेगा नीचे, इधर आएगा mg sin थीटा, है ना, sin थीटा 45 डिग्री है, इधर आएगा mg cos थीटा, इधर आएगा नॉर्मल, उसको दिखाया नहीं है। तो जब ये ब्लॉक जस्ट ऊपर भागने वाला होगा उस समय कहानी क्या होगी, इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन पीछे की तरफ, है ना, F, और कितना लगेगा म्यू mg cos थीटा, cos थीटा क्या है n, mg cos थीटा इधर लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, दिखाया नहीं है, डायग्राम गंदा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कहानी क्या है, देखो यहाँ पर मिनिमम फोर्स जो हमें लग रहा है जब इसको ये ऊपर भागने वाला जस्ट होगा, कितना होगा, वो होगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ठीक है, ओके। अब एक और अवस्था बनती है जब कहानी क्या होती है भाई, मान लो यहाँ पर ये लिखता हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पर हूँ, अब मान लो कहानी क्या है, यहाँ पर ये ब्लॉक है, सरफेस है ऐसा, है ना, इंक्लाइन प्लेन है, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, F इतना कम है कि जिससे कि नीचे की तरफ स्लाइड ना कर पाए, तो इस केस में कहानी क्या होगी, देखो यहाँ पर F लग रहा है इधर की तरफ, ठीक है, जस्ट ये मतलब F बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से क्या है, अपने वेट की वजह से ये जस्ट नीचे भागने ही वाला है, बट F ने इसको जस्ट रोक के रखा हुआ है। जब ये नीचे की तरफ भागने वाला होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। जब नीचे भागने वाला होगा तो उसके फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। तो पहले तो mg लग रहा है, mg sin थीटा तो लग ही रहा है, ये एंगल थीटा है, mg cos थीटा नॉर्मल, उसको दिखाया नहीं है।
जब ये नीचे भागने वाला होगा तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो मिनिमम फोर्स जो इसकी स्लाइडिंग को करेगा, प्रिवेंट, रोक के रखेगा, क्या होगा, सच दैट F प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो F कितना आ जाएगा, F डैश बोलते हैं ना, F डैश, क्योंकि वहाँ पे F लिखा हुआ है, F प्लस म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो F डैश कितना आ जाएगा इस केस में, एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। ये आ जाएगा हमारा F डैश, है ना, है कि नहीं है। क्या बोल रहा है, F इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F डैश। ये जो फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ इसको खसकाने की ताकत रखता है, जस्ट ये जो फोर्स है जो उसको जस्ट ऊपर की तरफ खसकाने की ताकत रखता है, जस्ट दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F डैश। कर दो बराबर, दोनों को क्या दिक्कत है, खत्म भाई, दोनों को बराबर करें तो कहानी क्या बन जाएगी भाई, देखिए आप कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि भाई एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या है हमारा, वो 2 टाइम्स है किसका, 2 टाइम्स ऑफ एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा के। हाँ भाई, पहले तो एम जी तोड़ा दो ऐसे ही, एम जी हर जगह से उड़ जाएगा, एम जी तो गया, एम जी एम जी एम जी एम जी गया, ठीक है। क्या बना है, ये लिखा है साइन थीटा, है ना, और ये लिखा है म्यू कॉस थीटा, उधर जाएगा 2 साइन थीटा, तो इसको उधर ले आओगे क्या बनेगा भाई, उसको उधर जाएगा क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा बन जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये इधर आ गया तो क्या बनेगा, 3 म्यू कॉस थीटा। सही लिखा ना, हमको म्यू चाहिए तो म्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो म्यू आ जाएगा tan थीटा बाई 3, और tan थीटा कितना है हमारा, थीटा है 45 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, तो म्यू कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। तो म्यू की जो हमारी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, दैट इज इक्वल टू 1/3, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज इक्वल टू 1/3, सिंपल क्वेश्चन बेटा, है कि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, एफ निकालना था, बराबर कर देना था। ओके क्या बोल रहा है, ए बिग ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 1000 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स इफ द बिग ड्रॉप हैज सरफेस एनर्जी UI and the all smaller droplets have together had a surface energy U final UF, then UI by U final निकाला। तो क्या दिक्कत है भाई, देखो सरफेस एनर्जी क्या होती है, अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये एक ड्रॉप है ना, इसकी डिस्क कितनी R है, तो इसकी सरफेस एनर्जी क्या होगी, इसका सरफेस टेंशन मान लेते हैं S, तो सरफेस एनर्जी क्या आएगी, UI क्या आएगा, S इंटू 4πr²। भाई सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है सरफेस एनर्जी पर, सॉरी सरफेस टेंशन क्या होता है, S इक्वल टू आता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, नहीं है ना, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। भाई सरफेस टेंशन क्या होता है, S इक्वल टू क्या आएगा, U डिवाइड बाई A, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया डिवाइड बाई एरिया ना। तो यहाँ से एनर्जी क्या मिल जाएगी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया ए, सरफेस टेंशन इनटू एरिया ए, आर इसकी करने से कैपिटल आर है ना, कैपिटल लिखा ऊपर। अब हमसे क्या बोला, तो ये इसकी इनिशियल एनर्जी है। अब हमने क्या कर दिया, इस ड्रॉपलेट को 1000 छोटी छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ दिया है, तो मान लेते हैं एक छोटी जो ड्रॉपलेट है 1000 में से एक है ये है। तो भाई इस केस में अगर लिखें एनर्जी, तो इस वाले एक सिंगल की एनर्जी कितनी बनेगी, S इंटू 4π इंटू स्मॉल r का स्क्वायर, ऐसे कितनी है 1000, तो टोटल एनर्जी कितनी बनेगी हमारी 1000 इंटू S इंटू 4πr²। हमसे इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, सब कुछ तो खत्म है, बस कोई दिक्कत है, मैं क्या निकालूं यहाँ पर, निकालो इसकी क्या रेडियस होगी, स्मॉल r क्या होगा, कैसे निकालेंगे भाई, मास तो टोटल कांस्टेंट ही रहेगा, और क्योंकि लिक्विड चेंज नहीं होना तो डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, तो वॉल्यूम क्या रहेगा इसका, रहने वाला है कांस्टेंट। तो वॉल्यूम दोनों को क्या कर देते हैं बराबर, कहानी खत्म। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखिए भाई यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो 4/3 हमको इन दोनों का, ये है U इनिशियल, ये लिखा है हमारा U फाइनल, इनका निकालना है रेशियो। तो वॉल्यूम पहले तो दोनों का करते हैं बराबर, इसके वहाँ से निकालते हैं रेडियस, 4/3 πr³ इक्वल टू क्या बनेगा 1000 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू स्मॉल r का क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, तो r इक्वल टू कितना बनेगा हमारा 10r है ना, 10r बनेगा। तो स्मॉल r कितना आ गया हमारा r/10, ये आ गया भैया, स्मॉल r इक्वल टू आ गया r/10, वहाँ उठा कर करना है, हमको आंसर निकालना है, बस खत्म करते हैं भाई कहानी। देखिए तो कितना बन जाएगा इस केस में हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगा, U इनिशियल बाई U फाइनल आ गया है S इंटू 4πr का स्क्वायर डिवाइड बाई, उधर क्या लिखा है 1000 इंटू 4πr का स्क्वायर इंटू S भी लिखा है ना, ऑब्वियस सी बात है। कितना बनेगा, ये बनेगा r²/100 है ना, ठीक है, ये गया और S तो गया ही है ना, S भी उड़ गया रहा, कितना आ गया 1/10, नहीं है क्या, सिंपल हमने क्या किया, दोनों की एनर्जी लिखी, एनर्जी लिखने के बाद वॉल्यूम बराबर निकाल लिया वहाँ से रेडियस, इसके बाद 1/, सिंपल वैल्यू आ गई, खत्म काम, सिंपल है।
नेक्स्ट। ओके भाई, ये तो क्वेश्चन क्या बहुत डिमांड में चल रहा है जेईई मेंस में, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो क्या है यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ज़्यादा डिमांड में, बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहा है। क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर कि मैच द कॉलम यूनिट एंड डायमेंशन में हमको निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला। भैया निकालते हैं। यंग्स मॉडुलस वाई 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 क्यों ज़्यादा डिमांड में भाई? देखो भाई, यंग्स मॉडुलस बहुत आसान वाला है, कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। यंग्स मॉडुलस वाई कितना होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है? F/A डिवाइड बाई स्ट्रेन। हाँ भैया, स्ट्रेन तो कैसा होता है? डायमेंशनलेस। स्ट्रेस क्या बनेगा? F/A। क्या आ गया? F होता है ml(t⁻²) डिवाइड बाई एरिया बनेगा L स्क्वायर, कितना बनेगा? ml-1t-2। ये बन जाएगा भाई। तो यंग्स मॉडुलस का क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूला? ml-1t-2। तो इसका क्या बन जाएगा? Q, है ना? पहले वाला क्या बनेगा? Q। अब क्या बोल रहा है? प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना होता है भैया? h इंटू न्यू। तो h यहाँ से कितना आ जाएगा? E/न्यू। न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी। तो इसकी तो होगी यूनिट कितनी? जूल। ऊपर जाके क्या बनेगा? सेकेंड। तो जूल सेकेंड बनेगा, तो क्या बनेगा? ml² इंटू क्या बनेगा? टाइम t। कितना बन गया? ml² t⁻1। नहीं है क्या? ml² t⁻1 कहाँ है भाई? p। फिर वर्क फंक्शन, तो क्या होता है वर्क फंक्शन भैया? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मिडल सरफेस। तो वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी का क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का जो होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है, जो वर्क का होता है, वही डायमेंशन फार्मूला किसका होगा? वर्क फंक्शन का। कितना आएगा? ml² t⁻2। कहाँ लिखा है? ml² t⁻2 लिखा हुआ है। क्या बन जाएगा इसका? s। अब भाई देखो सबका हो गया, तो बचा कौन बचा? r बचा, तो भाई विस्कोसिटी का r होगा, ठीक है ना? हम ना निकाल लो भाई, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, मैथ मेहनत करनी पड़ेगी, तो दिक्कत नहीं। क्या बनेगा? F इज इक्वल टू बनेगा माइनस ऑफ नीटा A डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। फॉर्मूला होता है ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, निकालते हैं। नीटा क्या बनेगा? F/A डिवाइड बाई डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा F कितना है? F हमारा फोर्स है ना, तो क्या बन जाएगा इस केस में? बताओ यार, F कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर? फोर्स है, तो फोर्स का होता है mlt-2 डिवाइड बाई नीचे क्या लिखा है? L स्क्वायर, और ये आएगा LT-1, और नीचे क्या लिखा है? L से उड़ गया, ठीक है भाई। क्या बचा देखो रहा? ml-1 और t-1, ये बचा आई थिंक, है ना? ml-1 t-1 क्या है? r है, नहीं है क्या? सिंपल। तो भैया क्या ना, यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन बहुत डिमांड में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो भी क्या है आगे के शिफ्ट में जाने वाले हैं, वो कृपया करके, है ना, वो इन क्वेश्चनों को करके ही जाएं, देख के ही जाएं, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ के जाएं, बहुत काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, ओके, मैच द कॉलम। अच्छा एक्चुअली तो मैच द कॉलम कहाँ से है? ईएम वेव से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव की बात करते हैं ना, ईएम वेव की जो है, जो इसमें 4 प्रिंसिपल पढ़ते हैं, मैक्सवेल के लॉ पढ़ते हैं, 4 मैक्सवेल प्रिंसिपल पढ़ते हैं, वहीं से कहानी आती है, ठीक है ना? तो ये जो मैक्सवेल लॉ के बारे में पूछा गया, क्या बोला है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है भैया? E.dA इक्वल टू Q इंक्लूड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ए का क्या है? हमारा आर है, मैच करना है। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल इज इक्वल टू कहाँ गया? म्यू टू आई इनक्लोज, ये है ना? क्या बन जाएगा? ये तो एकदम सिंपल ही है भैया। क्या है? बी का कितना बन गया? क्यू। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ क्या गॉस लॉ क्या होता है? इसके में बात करें यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी इज इक्वल टू 0। 0 क्या बताते हैं यहाँ पे एक्चुअली कि कोई भी करंट जो अगर बात करें, क्या बताता है एक्चुअली? नेट फ्लक्स जो पास होके जाएगा, क्या बोलते हैं, किसी भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से पास हो जाएगा, हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होता है? क्योंकि कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ओपन लाइन नहीं बनाती, वो क्लोज लाइन बनाती है। बिकॉज मैग्नेटिक लाइन हमेशा कैसी होती है? क्लोज। तो किसी मान लो सरफेस है, इससे जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी उतनी वापस आ जाएंगी। नेट फ्लक्स कितना है? हमेशा 0। तो किसी भी सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करें, अगर ओपन किसी भी क्लोज सरफेस है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा? हमेशा 0 आएगा। इसी वजह से कहानी क्या है? हमेशा ही बी डॉट डी कितना आता है? 0 आता है ना? तो वही है हमारा, तो क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा इस केस में। फैराडेज लॉ भाई, ये तो यहीं से शुरुआती होती है, किसकी? अपने EMI की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। फैराडे लॉ की बात करते हैं जब, तो कहानी क्या आती है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ इंड्यूस कितना बनेगा? -d⁵/dt। तो क्या बन जाएगा इस केस में? S। सिंपल था, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट। ओहो मैथ क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? क्या बोलते हैं इसको? थर्मोडायनेमिक्स भैया क्या है? देखो क्वेश्चन आ रहे पड़े हैं, क्या बोल रहे हैं? बात करते हैं क्या अलग अलग प्रोसेस दे रखे हैं, उनकी कोई प्रॉपर्टी पूछी गई है, तो पहले अपन क्या करते हैं? इधर से करते हैं, ठीक है? इधर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखे हैं। तो क्या बोला? नो वर्क इज डन बाई और ऑन द एयर। किस में होता है ये बताओ? किस में वर्क नहीं होता? वर्क 0 किस में होता है? अपना इसमें से बात करें
आइसोकोरिक प्रोसेस में नेट वर्किंग कितना होता है हमारा 0 होता है। अच्छा पहले इधर आ जाते कोई दिक्कत नहीं, स्टेप करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हम यहाँ पे चेक करते हैं, नो वर्क इज डन, तो गलत है। एक्चुअली क्या होता है इसमें, हम एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज है ना बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। कोई भी ना तो हीट देते हैं ना कोई हीट लेते हैं। कहाँ लिखा है ये, तो नो हीट एक्सचेंज। क्या बन जाएगा हमारा, ए का बन जाएगा आर। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम होता है कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्डन कितना होता है 0। तो वर्डन 0 कहाँ लिखा है, नो वर्क इज डन बाय और ऑन द गैस। तो इस केस में कहानी क्या बन जाएगी हमारी पी। आइसोबारिक प्रोसेस, उससे पहले सब ठीक देखते हैं, तो देखते हैं, तो कब देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है भैया, प्रेशर कांस्टेंट होता है। कौन कौन बचे अपने, बचा क्यू बचा और एस बचा। तो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो गलत है भाई, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा ना। तो इसको कर लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू कितना होता है, NCV डेल्टा टी। तो अगर टेम्परेचर में चेंज 0 होगा तो इस केस में क्या होगा भाई, इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, इसलिए इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होता है। अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक में। आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट गिवन है वो कहाँ जाता है, वो जाता है अपने कहाँ पे, वर्डन करने में प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। जो भी हीट दी जाती है वो कहाँ जाती है, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में प्लस वर्क करने में जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने में और गैस को धक्का देने में जाती है। गैस की वजह से वर्डन करने में जाती है, गैस पर वर्डन करने में जाती है, 2 जगह जाती है। तो ये बोल रहे हैं हमसे, सम अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी। यस, तो हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, ये आ जाएगा क्यू। नहीं है क्या, चलिए सिंपल क्वेश्चन था। चलिए तो भैया क्या है यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं हर 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 उसमें, क्या नाम उसका क्या बोलते हैं, हर शिफ्ट में। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है, क्वेश्चन बिलोंग करता है अपना एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स से, न्यूक्लियस वाले चैप्टर से। क्या क्वेश्चन है, क्या बोला है देखिए, एक स्टेशनरी न्यूक्लियस है एंड ए स्टेशनरी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई हैविंग वेलोसिटीज इन द रेशियो 3:2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियस। ठीक है, तो हमको क्या रखा है कि एक यहाँ पर एक पैरेंट न्यूक्लियाई है, ये डिके होता है, और डिके होने के बाद कहानी क्या होती है, जब डिके होता है तो यहाँ पे क्या 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई निकलते हैं, है ना, एक इधर जाता है एक इधर जाता है। इनकी वेलोसिटी हमें दे रखी है V1 V2 दे रखी है, तो हमसे V1 V2 का रेशियो भी दे रखा है हमको ना, हमको दे रखा है V1 V2 का रेशियो। तो हमसे बोल रहा है बताओ भाई इस केस में इनके जो रेडियस आएगी ना, जो भी डिके होगा उनकी रेडियस का क्या होगा रेशियो। कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, हम जानते हैं कि इस केस में सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो मोमेंटम क्या रहने वाला है, कंजर्व। और अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा M1 V1 = M2 V2 नहीं है क्या, तो मैं क्या कहते हैं, जितना जो MV इसका वही MV इसका होगा, तो M1 V1 = M2 V2 आएगा, तो M × V कहते हैं, इसके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, जो मास होगा इनका, वो क्या होगा, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इस केस में हम जानते हैं भाई डेंसिटी तो न्यूक्लियस की होती है कांस्टेंट, सारे न्यूक्लियस की कांस्टेंट होती है, नहीं है, रो कांस्टेंट रहता है उनका। तो जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r³, जो r³ आएगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू कितना है 1/v। तो r जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 1/3 नहीं है क्या। तो r1/r2 को लिखें तो r1/r2 क्या बनेगा भाई, v2/v1 की पावर 1/3। तो 3:2 है, इसका उल्टा कर दो कितना बनेगा, 2/3 की पावर 1/3 नहीं है क्या। कहाँ लिखा है 2/3 की पावर 1/3, ये लिखा हुआ है 2/3 की पावर 1/3 नहीं है क्या। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके क्या बोल रहा है भाई, देखिए यहाँ पर हमसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इन द अरेंजमेंट शोन द इमेज शोन इज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। ठीक है, ओके, एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए एक मुझे रखा है लेंस और रखा है मिरर, और लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे रखिएगा ऑब्जेक्ट x दूरी पर, और ये दूरी अपनी कितनी है, ये दूरी अपनी कितनी है 20 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पे कहीं 5 सेंटीमीटर पीछे बन रही है इमेज। तो हमको बताना है भाई इस केस में x की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या दिक्कत है भाई, देखो जो ये पहले इससे रिफ्रैक्शन हुआ, इसकी इमेज बनी कोई कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं, है ना, यहाँ से लेटर जाएगी ऐसे, इधर कहीं इमेज बनेगी जाके, कहाँ बनेगी देखते हैं अभी, क्योंकि प्लेन मिरर की वजह से इमेज कहाँ बननी है पीछे, और हम जानते हैं प्लेन मिरर जो है जितनी दूरी पर होती है ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इसकी इमेज बना देता है। कहाँ बननी इमेज, यहाँ। मतलब प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगी वो कहाँ होनी चाहिए, इससे 5 सेंटीमीटर आगे होनी चाहिए, है कि नहीं है। जो प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगी वो कहाँ होनी चाहिए, इससे 5 सेंटीमीटर आगे। मतलब कि ये जो भाई साहब ऑब्जेक्ट, ये जो क्या नाम, इसका नाम क्या है, ये जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है,
ये इमेज कहाँ बनाएगा, ये इमेज कहाँ बनाएगा, यहाँ कहीं 5 सेंटीमीटर पीछे बना देगा इसके, क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, यहाँ की। तो जो अपना कॉन्वेक्स लेंस की वजह से जो बनेगी हमारी, क्या बोलते हैं, क्या नाम उसका है, इमेज, वो कहाँ बन जाएगी, वो यहाँ कहीं बनेगी। और वो ऑब्वियस सी बात है किससे होगी, इसका नाम क्या है, अपने प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर पीछे होगी। तो भैया अब एक बात तो हमको समझ में आ गई अच्छे से, और इसके बाद क्या होगा, ये जो प्लेन मिरर है उसकी बना देगा इमेज 5 सेंटीमीटर आगे। अब हमको बात समझ में आई कि कहानी क्या है, कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो हमारी x है, और इमेज डिस्टेंस कितनी है बेटा हमारी, वो हमारी कितनी है, 15 है, 15। फोकल हमको दे रखी है f। तो भैया हमको u निकालना है, अब तो खत्म ही हो क्वेश्चन, क्या करना है। तो 1/f इज इक्वल टू कितना बनेगा, 1/f इज इक्वल टू, लगा दो लेंस फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू कितना बनेगा, 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना है इस केस में, f कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, v हमको कितना पता है +15 है, साइन कन्वेंशन के साथ आएंगे माइनस 1/u, इधर आएगा u कितना बनेगा हमारा 1/10 इज इक्वल टू 1/15 माइनस x कितना है -x, माइनस प्लस बन जाएगा, इसको तो ले आओ। तो यहाँ कितना बनेगा 1/x इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, कितना बनेगा ये 15 माइनस 10, अगर 15 माइनस 10 डिवाइड बाई कितना 150 आ गया ना, x कितना आ गया इस केस में 30 सेंटीमीटर, नहीं है तो ऑर्बिट कहाँ रखी रहेगी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी रहेगी। कुछ नहीं करना था भाई, हमको बस इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो है इमेज क्या नाम, प्लेन मिरर के लिए जो इमेज होगी कहाँ होगी भाई, इससे 5 सेंटीमीटर, जो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की कहाँ होगी वो 5 सेंटीमीटर आगे होगी। तो इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म हो गया था, कुछ नहीं करना था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ भाई क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट, A particle of mass 1 kg is moving with velocity towards an stationary particle of mass 3 kg. A particle of mass 1 kg है ना, a particle of अच्छा, a particle of mass 1 kg, a particle of mass 1 kg is moving towards moving with velocity करेंगे moving with velocity towards with velocity नहीं रखा, velocity नहीं रखा, towards a stationary particle of mass 3 kg. After collision, the latter particle is returns along the same path with the speed 2 meter per second. अच्छी बात है। If the collision was elastic, then speed of 1 kg particle before, हाँ निकालनी स्पीड, तो कोई दिक्कत नहीं करते हैं भाई। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कि ये एक 1 kg का पार्टिकल है ना, 1 kg का मास m मान लो, क्या दिक्कत है ना, ये 1 kg 2 kg सही नहीं लगता, ये 1 kg है, ये कितना है अपना, ये क्या है 3 kg, m इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये जो m वाले भाई साहब हैं, है ना, ये m वाले जो भाई साहब हैं ये मूव कर रहे हैं कितनी स्पीड से, v की स्पीड से मूव कर रहे हैं, और ये तो भाई साहब रेस्ट पे हैं। जब टक्कर हो जाती है तो टक्कर के बाद कहानी क्या होती है, ये जो m वाला पार्टिकल है वो पीछे की तरफ मूव करने लगता है, हमको यहाँ पर कितनी स्पीड से, वो उसी जिस रास्ते से आया तो उसी रास्ते जाने लगता है। और जो 3m वाला है ना, m इक्वल टू कितना 1 kg हो गया, 3m वाला जो है आगे की तरफ कितने से मूव करता है हमको नहीं पता, v डैश मान लो, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा बताओ इस केस में क्या नाम है इसका, v की वैल्यू क्या होगी। तो कोई दिक्कत बात नहीं, ये तो कोलिजन का सबसे बहुत बेसिक क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, तो निकालते हैं। मैं देखो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन कैसा होगा 1 होगा, क्योंकि कैसा कोलिजन है प्रोफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो देखिए भाई लगाते हैं क्या बनेगा इस केस में, p इनिशियल इक्वल टू आएगा p फाइनल, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल कितना मोमेंटम है mv प्लस इसका तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 0 बराबर उधर क्या बनेगा 3m इंटू वी डैश, आगे की तरफ इसका कितना बनेगा m इंटू वी, तो पीछे की तरफ इसलिए नेगेटिव, तो माइनस m इंटू वी, वी कितना है 2, ठीक है। ओके उड़ा दो m, क्या बन गया ये 3v डैश माइनस 2 इज इक्वल टू v, इक्वेशन नंबर 1 है ना। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या होता है v सेपरेशन बाई v अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग LOC क्या है लाइन ऑफ कोलिजन, है ना, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द LOC, ये भी क्या है लाइन ऑफ कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है v डैश आगे 2 पीछे, तो कितनी वेलोसिटी से हो रहे हैं सेपरेट, v डैश प्लस 2 से, और अप्रोच कितना है भाई, कितने से आ रहा है v से आ रहा है, कितने से आ रहा है v से आ रहा है। तो इस केस में लिखें तो e की वैल्यू कितनी होगी भैया 1 होगी, तो हमारा v डैश प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया है हमारा v आ गया, इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम बात करें इस केस में, बस हमको सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करते हैं। मैथ देखो भैया सिंपल से मैथ खर्च करते हैं स्पीड में, कैसे करेंगे देखो यहाँ पर यही कर देते हैं, इधर ही नहीं उड़ाते, इसको यही लेते हैं। क्या बनेगा v डैश प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया हमारा v, है ना। सॉल्व करने का तरीका देखो फटाफट करेंगे स्पीड में, कैसे करते हैं। हाँ भाई हमको क्या करना है v चाहिए ना, एक काम करो इसमें 3 से करो मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे ये बनेगा 3v डैश, और दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। 3v डैश गया, ये तो गया, ये क्या बनेगा 3 और 2 6 है,
और ये -6 आएगा ना, क्योंकि नीचे लगा माइनस, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे। कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा कितना इस केस में बन जाएगा -6 और -2 बनेगा -8 बराबर। यहाँ कितना बनेगा, तो ये लिखा है 3v, तो बनेगा -3v और ये p सॉरी और ये v कितना बनेगा -2v। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, v हमारा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जितनी स्पीड से वो आ रहा था वो कितना था हमारा स्पीड, वो थी 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं है, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। और दूसरा क्या लगाया इस केस में, क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सिंपल क्वेश्चन खत्म है कि नहीं है। नेक्स्ट ओके चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, ये क्वेश्चन हमारा बिलोंग करता है बेटा क्या, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है हमारा मैग्नेटिज्म से बिलोंग करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ कॉइल जो है हमारा कितना n इक्वल टू 200 इज कनेक्टेड टू द टॉरेशनल स्प्रिंग ऑफ द k इज इक्वल टू कितना 100 SI यूनिट, इट इज गिवन टू अस। हमसे क्या बोल रहा है बताइए यहाँ पर, क्या प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना है 0.01 टेस्ला, इफ एट I इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर, डिफ्लेक्शन इज 0.05 रेडियन, देन फाइंड द एरिया ऑफ द कॉइल। तो पहली बात एक आसान से क्या छोटा डायग्राम बना लेते हैं किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, उसको हम कहाँ से देख रहे हैं, ये टॉप व्यू है, मतलब उसको ऊपर से देख रहे हैं ऐसे ना, मतलब इसे रखा है उसको ऊपर देख रहे हैं ऐसे। तो कहानी क्या है भाई, देखो यहाँ पर इसमें ऐसे एक कॉइल लगी होती है, हमारा क्या यहाँ पर ये है, क्या ये है नॉर्थ साइड, ये है साउथ साइड, सिलेंड्रिकल मैग्नेट यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे कहानी क्या ऐसी क्या है, यहाँ पर अगर इसका फ्रंट भी देखो तो फ्रंट भी ऐसा होता है, ये है हमारा सिलेंडर, समझाने के बता रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, एक बार बताया था 2 मिनट लगेगा। तो क्या होती है कहानी, यहाँ पे ऐसे सिलेंडर लगा हुआ है ऐसे, और इसमें ऐसे लगी होती है यहाँ पे कॉइल्स है ना, ऐसे कॉइल लगी होती है ऐसे, ये नॉर्थ साइड ये साउथ साइड, और ये जुड़ा होता है किससे, एक वायर से। तो जब क्या अब ये तो हमने देखा ये कैसा होता है हमारा क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। अब इसको ऊपर देखेंगे तो देखो ये जो यहाँ पे जो कैसे लगी है नंबर ऑफ कॉइल्स कैसे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे हमारी, है ना, ऐसे अंदर ऐसे गई है ना, ऐसे यहाँ पे लिपटी हुई है। तो जब इसमें करंट फ्लो करती है तो इसकी वजह से क्या लगेगा, इस पर ये एक क्या रखा है, करंट कैरिंग लूप है जो रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब इस पर टॉर्क लगेगा, तो जब इस पर टॉर्क लगेगा तो कहानी क्या बनेगी, तो जब इस पर टॉर्क लगेगा तो कहानी क्या बनेगी भाई, कि यहाँ पर टॉर्क लगेगा म्यू क्रॉस बी, यहाँ पे करंट कैरिंग लूप का रखा मैग्नेटिक फील्ड में, तो भाई टॉर्क इस पर जब लगेगा तो कहानी क्या होगी, देखिए यहाँ पर कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा कितना लगेगा, म्यू क्रॉस बी, म्यू कितना है NIA, और सच दैट यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने जो है क्या नाम इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चूज करते हैं कि ये हमेशा क्या रहता है, म्यू वेक्टर है, और बी क्या रहते हैं हमेशा दोनों एक दूसरे के रहते हैं परपेंडिकुलर। तो टॉर्क कितना है इस केस में, टॉर्क क्या आएगी वैल्यू, म्यू इंटू बी इंटू साइन 90, म्यू कितना है हमारा NIA इंटू बी, ये टॉर्क आएगा। अच्छा इसकी वजह से कहानी क्या होगी भाई, कि यहाँ पे जब टॉर्क लगेगा इस पर तो NIA भी, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो भाई साहब ये लगेंगे घूमने लगेगा, घूमेगा, तो इस पर वजह से कहानी क्या होगी भाई, ये जो वायर ऊपर लगा हुआ है ये वायर ऐठ जाएगा, ऐठन की वजह से इस पर क्या लगेगा, एक रिवर्स टॉर्क लगेगा, और जहाँ पे दोनों टॉर्क इक्वल लेंगे इसे बोलते हैं टॉर्शन की वजह से क्या होगा, ये जो वायर है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा टॉर्क, और जहाँ पे दोनों के टॉर्क क्या होंगे, मैच कर जाएंगे। जितना ये जो वायर है इसको सिलेंडर है, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क इधर घुमा रहा है, और जो वायर है वो उल्टा घुमा रहा है, तो जहाँ पे दोनों मैच कर जाएंगे, जहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे, वहीं पर सिलेंडर क्या होगा, रुका रहेगा। ऐसे ही काम करता है हमारा क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये किसके बराबर होगा, जब बराबर किसके होगा यहाँ पर वायर के टॉर्शनल की वजह से जो टॉर्क के बराबर होगा, तब क्या होगा वहाँ पर करंट आई शो होगी, है। तो इस केस में कहानी क्या है भैया, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉइल। तो एक कितना बन जाएगा इस केस में, K इंटू थीटा डिवाइड बाई N इंटू I इंटू B। K कितना है हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट जो कि हमको दे रखा है 100, और अगर बात करें थीटा कितना है हमारा, थीटा था आई थिंक 0.05 रेडियन, है ना, 0.05, और नीचे कितना है हमारा N नंबर ऑफ लूप्स कितने 200, I कितनी करंट फ्लो करी यहाँ पर 4 मिली एम्पियर, तो 4 इंटू 10⁻³ और B कितना है हमारा, B जो है हमारा यहाँ कितना है 0.01 टेस्ला। तो भाई ये तो इससे उड़ गया, पहले तो 0 जुड़ाओ, है ना, ये भी इससे उड़ गया, ऊपर क्या बचा 5, है ना, सॉल्व कर दो मिलेगा, ऊपर क्या है हमारा 5, एरिया कितना बनेगा, ऊपर हमारा 5 है, नीचे क्या लिखा हुआ है, और ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 5000,
बाई 8 है ना, ठीक है, 14/8 कितना बनेगा, 100 किलो कितना बनेगा, 625 है ना। तो भैया जो हमारा एरिया ऑफ कॉलेज आएगा 625 मीटर स्क्वायर है ना। तो इसके आंसर क्या बनेगा हमारा 625 मीटर स्क्वायर है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। ए कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरेड व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट इज एयर। अच्छा, नाउ द मटेरियल ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5 इज फिल्ड इन हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट एंड द एरिया सेम एज प्लेट, द न्यू कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरेड क्या होगा। तो क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसका जो प्लेट एरिया कितना है वो ए है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है डी है। तो इसका जो कैपेसिटेंस आता है वो आएगा, हम जानते हैं कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हमको कितना दे रखा है, हमको दे रखा है 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। नाउ अब क्या बोल रहा है, ये जो कैपेसिटर था इसी में हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हाफ वाले पार्ट में हमने क्या कर दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है हमारा 1.5 है ना। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारा दैट इज इक्वल टू 1.5 है ना, ये 1.5 है के, ठीक है, थोड़ा साफ करते हैं के, ठीक है। तो के हमारा कितना है, इसका 1.5 है, 1.5। और तो ये दूरी कितनी हमारी, ये दूरी हमारी कितनी होगी d/2, ये भी कितना है d/2। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं, दोनों किसमें आपस में सीरीज में, तो इन दोनों का लिख लो अलग अलग कैपेसिटेंस। कहानी क्या है देखो, लिखते हैं आप भाई कहानी क्या है कहानी। तो C1 क्या आ जाएगा हमारा, C1 की वैल्यू आ जाएगी, C1 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई d/2 है ना। K कितना है हमारा 1.5, तो ये कितना बन जाएगा 1.5 इंटू ये 2 पर जाएगा क्या बनेगा 3 है ना, 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये आ गया हमारा C1, ठीक है। ऐसे C2 लिखें, इस वाले भाई साहब की बात करें तो C2 क्या बनेगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट A बाई d/2, 2 पर जाएगा C2 कितना जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अच्छा, थोड़ा देखो मैथ तो आसान कर लेंगे, एकदम सिंपल तरह से मैथ करते हैं भाई। ये हमारा C है ना, तो ये कितना बन गया हमारा 3C है ना, ये 3C बन गया, ये कितना बन गया 2C। अब C1 और C2 दोनों आपस में किस में है, सीरीज में है, तो इन दोनों का नेट इक्विवेलेंट C निकाल लो। नेट इक्विवेलेंट C कितना आएगा, यहाँ लिख देते हैं ये है ना, नेट इक्विवेलेंट C कितना आएगा, C नेट क्या बनेगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 कितना बनेगा, 2C इंटू 3C डिवाइड बाई, दोनों को जोड़ दो 5C, C से C गया कितना बन गया 6C बाई 5। तो जब दोनों जब यहाँ पे सीरीज में होंगे तो नेट कितना आएगा 6C बाई 5 और C कितना है हमारा 5 माइक्रोफैरेड। 5 पुट करो, 5 पुट करो, 5 से उड़ जाएगा, तो आंसर जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज आंसर इक्वल टू आएगा हमारा 6 माइक्रोफैरेड। सिंपल था नहीं है क्या। इस तरह के क्वेश्चन जो बच्चे अभी आने वाले बच्चे हैं ना, इनके शिफ्ट में आगे एग्जाम लगे हुए ना, वो करके जाएं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन क्या डिमांड में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भैया, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। असर्शन क्या बोल रहा है, असर्शन रीजन क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि सिलिकॉन व्हेन डोप्ड विद बोरॉन, अच्छा ठीक है, पी टाइप इज फॉर्म्ड एंड व्हेन डोप्ड विद आर्सेनिक एन टाइप इज फॉर्म्ड। क्या गलत बोल रहा है, सही तो बोल रहा है भाई। बोरॉन क्या है, ट्राइवेलेंट ग्रुप का जो है एक ट्राइवेलेंट ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हम जानते हैं जब भी हमें सिलिकॉन में क्या करना होता है, बनाना होता है पी टाइप, तो हमें क्या लगाते हैं यहाँ पर ट्राइवेलेंट ग्रुप लगाते हैं है ना, जिससे कि एक होल जनरेट हो। और अगर बात करें एन टाइप के लिए तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं पेंटावेलेंट ग्रुप के लगाते हैं, क्या बोलते हैं एटम्स, इनके लिए, जिससे क्या जनरेट हो, एन टाइप जनरेट हो। तो सही लिखा है, तो असर्शन इज करेक्ट, एकदम सही है, सही बोल रहा है, क्या बात है, सही बात है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू मेजर करंट यूजिंग एमीटर। अच्छा, इफ एन एन पी आर ज्वाइंट, अगर हम क्या करते हैं पी और एन जंक्शन को जोड़ दें, पी और एन जंक्शन को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, देखो तो भैया अगर पी एन जंक्शन को जोड़ दें तो हमारा ये डायोड है ना, ये हमारा क्या है, डायोड है ना। इसके अगर हम पी एन जंक्शन को जोड़ देंगे है ना, तो इस केस में कहानी क्या है, यहाँ पर हम लगाते हैं एमीटर। अगर हम एमीटर लगा देते हैं यहाँ पर, अगर हम इस केस में यहाँ पे एमीटर लगाते हैं, तब तो कहानी क्या है यहाँ पर, तब तो उस केस में हम चाहते हैं कि ऐसे करंट फ्लो करे। हम जानते हैं रिवर्स बायस में तो बहुत ही कम करंट फ्लो करती है, जब तक कि ब्रेकडाउन पे ना पहुंचे, है ना। फॉरवर्ड बायस पे लगानी पड़ेगी बैटरी, तो बिना बैटरी लगाए इसमें कोई करंट फ्लो करने वाली है नहीं। तो भाई यहाँ पे क्या है, इस केस में अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कहानी क्या है, यहाँ पर एमीटर से हम कोई करंट मेजर नहीं कर सकते ना। अगर चाहते हैं करंट फ्लो करे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बैटरी लगानी पड़ेगी, बाइसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस केस में कहानी क्या है, क्या बोला, इट इज पॉसिबल टू मेजर करंट
यूजिंग एमीटर इफ पी एन इंजेक्शन आर जॉइंट, गलत है ना, उस केस में क्या है, करंट नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो गलत है, तो एसेशन करेक्ट है, ओरिजिन क्या है इसका, गलत है। नेक्स्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टीपी एंड टीक्यू। भैया ये तो क्या है, ये तो सिंपल इन्होंने ग्राफ ही बना के पकड़ा दिया, ग्राफ बना के पकड़ा दिया, तो इस केस में कहानी क्या है, देखो यहाँ पर, अच्छा इसलिए क्या है कि क्वेश्चन कहने का चाहते हैं भाई कि टीपी एंड टीक्यू दे रखा है, तो हमको ये लाइन दे रखी है, तो ग्राफ पड़ेगा, सीधे निकालो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, खत्म काम। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहानी बनेगा, y क्या है हमारा, टीपी इक्वल टू m क्या है उसका, m क्या बनेगा बोलो, 180 माइनस 30 150 है ना भाई, m क्या बनेगा, स्लोप इसका, स्लोप क्या बनेगा, 150 डिवाइड बाई 100, तो आया 150 डिवाइड बाई 100 है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स क्या है, टी क्यू प्लस सी कितना है हमारा 30, हाँ तो सी है ना, कितना बनेगा, 3/2 टी क्यू प्लस 30, क्या बन गया, 2 TP इसको लगा 3 TQ प्लस 60, कहाँ दिया ये, 2 TP प्लस 3 TQ इक्वल टू 60, कहाँ भैया, हटाओ, सिंपल था, नहीं है क्या, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर गिवन टू अस, और हमसे कहानी पूछ रहा है क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सही बात है, क्या बात है, सही बात बोला है भाई। स्टॉप इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू माइनस 5, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पर, फोटोन की एनर्जी पर और वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है ना भैया। अगर बात करें इस केस में, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता, तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 तो क्या है, करेक्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, सही बात है, ये भी सही, अगर वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा तभी तो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा ना, तो ये सही है। तो दोनों हमसे पूरा कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, तो क्या है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, आंसर क्या बन जाएगा हमारा, सी, बोथ आर करेक्ट, नहीं है क्या। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने रखिए रियल ऑब्जेक्ट, द इमेज विल बी फॉर्म्ड, हमको बताया गया है कौन किस तरह की इमेज बनेगी, रियल बनेगी, लैटरल इन्वर्टेड बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सेम साइज बनेगी। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है हम जानते हैं, इसकी ऑब्वियस सी बात है, प्लेन मिरर जो होता है वो सेम साइज की इमेज बना देता है पीछे की तरफ, और सेम डिस्टेंस से बनाता है, बात सही है ना। मतलब एग्जाम्पल के लिए ऐसे रखिए ना, ऐसा मान लो ये रखा, ये क्या बनाते हैं थोड़ा ऊपर है ना, अगर ऐसा रखा हो जो है ना, मान लो ये समझाने के लिए, मान लो एग्जाम्पल के लिए ऐसा रखा हुआ है, ये है समझाने के लिए ना कि ये है थोड़ा, ये थोड़ा बड़ा है ना, ये छोटा है थोड़ा बड़ा है, मतलब उधर इमेज बनेगी, कैसे बनेगी है ना, ऐसा एक कंडीशन बनेगी, लैटरली इन्वर्ट हो जाएगा, नहीं है क्या, लैटरली इन्वर्ट आती है, तो बात तो भैया क्या है, क्या क्या इमेज बनती है, कैसी इमेज बनती है, लैटरली इन्वर्ट आती है, सही बात है, सीधी बनती है, ये भी सही बात है, और सेम साइज की बनती है, ये भी सही बात है। रियल नहीं बनती है, कैसी बनती है, रियल ऑब्जेक्ट की बनती है वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है ना, तो वर्चुअल बनती है, तो भाई ये तो गलत है, तो क्या है, कौन कौन सा बातें सही हैं, चेक करना है वो चीज़ करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है भैया इस केस में, रियल बनती है, सॉरी रियल वर्चुअल बनती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है, तो क्या 2, 3, 4 करेक्ट है, क्या बन जाएगा इस केस में, 2, 3 एंड 4 आता है करेक्ट ऑप्शंस। तो बेटा क्या एक्चुअली ये हमारा था इस केस में, अगर बात करें तो ये हमारा था क्या, 25 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर का डिस्कशन, जो कि एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा पेपर सिंपल आ रहे हैं। फिजिक्स का पेपर तो बच्चे बोल रहे हैं सर, मतलब केमिस्ट्री, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं एक्चुअली उनको केमिस्ट्री आसान लग रहा है, और ऐसा है भी एक्चुअली क्या, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन देखो ना, बहुत एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आराम से इन क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चे क्या है एक्चुअली अभी आगे जाके उनके आगे शिफ्ट लगी हुई है 29 से लेकर 1 फरवरी तक, और जो बच्चे आगे देख रहे हैं वो क्या बच्चे जो हैं इन क्वेश्चन का हेल्प से आगे जो है अपनी तैयारी आगे और अच्छी करते हैं, इन क्वेश्चन को लगा के जाएं, जिससे आपको जो एग्ज़ाम हो उसमें क्या आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आगे के लिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द